बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, बार बार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें बहुत ही बदतरीन अंदाज में फ़ायरवॉल का निशाना बनाया जा रहा है और इस करम फरमाई की को बहुत ज़्यादा वजह भी हमें समझ नहीं आती। हमारे दीगर साथी भी तो यही काम कर रहे हैं। बहरहाल आपके हाथ में इस ताले की कुंजी है और वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी इसको फैलाएं। अगर आप हमारी मारूज़ात को हक़ पर मबनी बात समझते हैं तो इसको दूसरों तक फैलाना अपना फ़र्ज़ समझें और दोनों चैनल्स को और इस पर कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हाई कोर्ट और अदालत उज़्मा से आने वाली कुछ अच्छी ख़बरों की, जिसमें बताएंगे कि क्या कैदी नंबर 804 अगली ईद अपनी कौम के साथ कर पाएंगे। पाक भारत जंग के इम्कानात कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। PTI के किस रहनुमा के ख़िलाफ़ क़यादत ने या इमरान ख़ान ने तहक़ीक़ात का खामोश हुक्म दे दिया है। वज़ीर इत्तलात के अहमकाना बयान ने स्टॉक मार्केट का किस तरह भट्टा बिठा दिया है। बिलावल भुट्टो की किस तरह ख्वाजा आसिफ के हमनवा बन गए और नवाज़ शरीफ क्या चुप ही रहेंगे। नून लीग ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया और इसका जिक्र करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पहले बात हो जाए अदालती महाज की। आज जुमअतुल मुबारक था नाज़रीन, और ऐसा दिन जो आम तौर पर PTI के लिए अदालत से अच्छी खबरें लाता है। इसे इत्तफाक कहें कि 26वीं तरमीम के आ जाने के बाद भी एक बार फिर जुमा PTI के लिए बहरहाल मुबारक साबित हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बैरिस्टर सलमान सफदर की कोशिशें रंग लाई हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अदालत से अपना मौक़िफ़ मनवा लिया है और इमरान खान और बुशरा बीबी की अल-कादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर करवा लिया। ये केस अब 8 मई बरोज़ जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। यकीनी तौर पर पहली समाअत पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। सिर्फ अब देखना यह है कि अगली तारीख़ जल्द मुकर्रर होती है या फिर कोई लंबी तारीख़ डाल दी जाती है। अलबत्ता गुज़श्ता ईद उल फ़ितर पर इमरान खान की जानिब से की जाने वाली ट्वीट मुझे याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह अगली ईद वो अपने अवाम के साथ में मनाएंगे। क्या इमरान खान की पेशगोई पूरी होने जा रही है? एक सवाल है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर अदालत मेरिट पर केस सुने तो दूसरी नहीं तो तीसरी समाअत पर केस का फैसला आ जाना चाहिए। और नाज़रीन, ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जिन मैं कानूनी माहिरीन का जिक्र कर रहा हूँ, इस पर PTI के सिर्फ हामी शामिल नहीं है, बल्कि न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, बल्कि 2 ऐसे भी माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं जो PTI मुखालिफ समझे जाते हैं। ये कम अज़ कम मैंने कोई 12-13 लोगों से बात करने के बाद आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि सबका यही मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहना है कि इस केस में दूसरी नहीं तो तीसरी समाअत पर केस का फ़ैसला आ जाएगा और इमरान खान के हक़ में आएगा। और ईद उल अज़हा जो है वो 7 जून को आ रही है, इसलिए मुमकिन है कि इस ईद कुर्बान पर कौम अपने लीडर की आज़ादी का जश्न भी मनाए। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान सिर्फ कानूनी केसेस की वजह से बहरहाल अंदर नहीं है, ये आप भी जानते हैं और आप यकीनन अपने कमेंट में भी यही लिखेंगे कि ऐसा नहीं होगा। बहरहाल कानून यही कहता है कि कानून तो ये भी कहता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार ही नहीं होना चाहिए। तो अखलाकी सियासी अखलाकियात भी यही कहती हैं, कानून भी यही कहता है। अच्छा नाज़रीन, चलें सुप्रीम कोर्ट से आने वाली दूसरी अच्छी खबर जो है वो 9 मई मुकदमात में 11 मई 2023 को गिरफ़्तार होने वाले सेनेटर एजाज़ चौधरी को 2 साल बाद बिलाखिर ज़मानत मिल गई और यूँ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर 9 मई के बयानिए पे एक कारी ज़रब लगाई है। पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को बताया कि एजाज़ चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का वो हिस्सा भी रहे, जिस पर बेंच के सरबराह एजाज़ चौधरी के ख़िलाफ़ केस इतना ही मजबूत था तो फ़ौजी अदालत में ले जाते। अच्छा, ये बेंच के सरबराह ने कहा। वैसे भी तो उन्होंने कहा कि वैसे भी तो 600 लोग जो है वो फ़ौजी अदालतों में लेकर गए ही हैं ना। उन्होंने कहा कि ज़मानत को बतौर सज़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उसके फ़ौरन बाद एजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर कर ली गई। अब सवाल ये कि क्या एजाज़ चौधरी को रिहाई भी मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल में इस बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। मुझे इसके 20% इम्कानात भी नज़र नहीं आते, क्योंकि जिन्होंने बिल्कुल बेबुनियाद केस बनाए, बार बार प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद एजाज़ चौधरी को सेनेट के इजलास में जाने नहीं दिया, वो रिहाई दे देंगे, मुझे नहीं लगता।
ख़दशा यही है कि उन्हें किसी और केस में नामजद कर दिया जाएगा, और अगर किसी वजह से रिहा करना भी पड़ गया तो फिर चंद रोज़ बाद MPO का केस बनाकर दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, एक इम्कान इसलिए जो 20% गुंजाइश मैं छोड़ रहा हूँ वो इसलिए कि हुकूमत के पास ऐसी क्रेडिबल मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि एजाज चौधरी साहब जो है वो वाक़तन दिल के एक बहुत सीरियस आर्ज़े में मुब्तला हैं, इसलिए हुकूमत शायद किसी बड़े रिस्क से बचने के लिए एजाज चौधरी साहब को दोबारा कोई नया केस ना डालें। इस बात का 20% इम्कान मौजूद है। बहरहाल एजाज चौधरी ने नाज़रीन जिस दलेरी, बहादुरी और इस्तकामत से जेल काटी है, इस पर मेरा ख्याल वो अपने सियासी मुखालिफिन की तरफ से भी सताइश के और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। PTI के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक और ख़बर भी आई है कि इमरान खान की आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आइनी बेंच ने दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दरखास्तों को नंबर लगाने की हिदायत कर दी है और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। बहरहाल वो अब कब तक ये गैर मुअय्यना रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा नाज़रीन, पाक भारत जंग का खदशा हर गुजरते लम्हे के साथ कम से कम तर होता चला जा रहा है, और इस पर एक पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात जो है वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही। वो चाहती है कि ये हाइप बनी रहे तो उनकी बात भी बनी रहेगी। अच्छा नाज़रीन, अब मसला सिर्फ इतना है कि भारतीय क़यादत को पाकिस्तान को सबक सिखाने के गैर हकीकी दावों से पीछे हटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही है। जंग के ख़िलाफ़ अब भारत के अंदर से भी बहुत संजीदा आवाज़ें उठने लगी हैं। रा के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत ने कहा है कि पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ है और इस मामले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि मामलात बातचीत से हल होने की पूरी तवक्को मौजूद है। उनका कहना है कि दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग करना बच्चों का खेल नहीं होता। अमरीकी नायब सदर DJ वैंस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो खित्ते में वसी तनाज़े का, बड़े तनाज़े का बायस बने। इससे पता चलता है कि आलमी सतह पर भी कोई भारत का जंगी चूरन ख़रीदने को अब तैयार नहीं है, जिसकी एक हफ़्ता पहले जो है इस बात का इम्कान नज़र नहीं आता था, बल्कि लग रहा था कि अमेरिका शायद इस मामले में टांग नहीं अड़ाएगा और वो मतलब मुदाखलत नहीं करेगा और जैसे होता है वैसे ही जारी रहने दिया जाएगा इस खेल को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब इनके बयानात के बाद ये जो सामने आ रहे हैं कशीदगी में वाज़ेह तौर पे कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से आने वाले 150 के करीब ट्रकों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना किया। भारत ने भी बग़ैर किसी शर्त के अपना अटारी बॉर्डर खोल दिया है। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के DGMOs का भी हॉटलाइन पर रब्ता है। गुज़िश्ता व्लॉग में अपने नाज़रीन मैंने बताया था कि पाकिस्तान के साथ जंग भारत के लिए कैसे डरावना ख्वाब बन सकती है। ये सब चीज़ें अब भारत के अंदर भी महसूस की जा रही हैं, लेकिन भारत के छोटे मोटे मिस एडवेंचर का ख़तरा बहरहाल अब भी मौजूद है, ताकि किसी तरह वो अपने मुल्क में जारी वॉर हिस्टेरिया जो उसने ख़ुद पैदा किया है उसको कम किया जा सके। मगर भारत जो भी करेगा पाकिस्तान का जवाब बहुत ही मौलिक होगा, बहुत मौलिक होगा। ताहम दोनों मुल्कों में किसी बड़ी जंग के खदशात फ़िलहाल टलते हुए महसूस हो रहे हैं, वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, हिंदुस्तानी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक मजमून छपा है जिसके मुताबिक भारत में आला सतह पर इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने की बजाय इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान को नॉकआउट करने की कोशिश की जाए, जिसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल इदारों से मिलने वाली इमदाद के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। मज़मून के मुताबिक इस ज़मन में फौरी इक़दाम ये हो सकता है कि पाकिस्तान को IMF से मिलने वाले कर्ज़े की दूसरी किस्त को रुकवाया जाए और इंटरनेशनल इदारों पर वाज़ेह किया जाए कि वो जो कर्ज़ और इमदाद पाकिस्तान को देते हैं उसका बड़ा हिस्सा दहशत गर्दी पर सर्फ हो जाता है। इसके लिए पाकिस्तान को कर्ज़ की फराहमी इसलिए रोक दी जाए और साथ ही पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। मज़मून में यह भी लिखा गया है कि भारतीय पॉलिसी साज़ों का ख्याल है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर शुरू की जाने की कोई भी जंग जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। ये इसी मज़मून में कहा गया है पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए ये जंग नुकसानदेह होगी और भारत की उभरती हुई मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है ये जंग।
अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत हथियारों वाली जंग से पीछे हट रहा है और इस कशीदगी को सफारती जंग की तरफ वो मोड़ना चाहता है या इक्तसादी जंग की तरफ वो लेकर जाना चाहता है। अच्छा नाज़रीन, पहले हमारा ख्याल था कि मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द भारत और बिलखुसूस मोदी के ख़िलाफ़ बयान नहीं देगा। अब बाकायदा तौर पर इसका कमोबेश ऐलान कर दिया गया है कि जो लोग ये तवक्को करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मोदी के ख़िलाफ़ कोई बयान आएगा, सख्त बयान आएगा, वो ये ख्याल दिल से निकाल दें। ये बात कौन कह रहा है? ये बात बताइए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बहुत ही करीबी साथी राना सनाउल्लाह साहब ने। उनका कहना है कि नवाज़ शरीफ भारत के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देंगे और ना ही उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उनका भाई वज़ीर आज़म और बेटी वज़ीर आला है, वो भारत के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और यही काफ़ी है। और कोई राना सनाउल्लाह साहब से पूछे कि वज़ीर आज़म और उनकी भतीजी वज़ीर आला ने अब तक भारत के ख़िलाफ़ कौन सा बयान दिया है? चले भारत के ख़िलाफ़ कोई छोटा मोटा शायद कहीं से आप उसको कर ही दें कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ ही बयान है। मोदी के ख़िलाफ़ कौन सा बयान दिया है चचा ने या भतीजी ने, वो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। अब भारत के साथ कशीदगी के बाद से तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पता ही नहीं है नाज़रीन कि वो हैं कहाँ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इतना बयान सामने आया कि कौम को जंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी फ़ौज जो है वो बहुत मजबूत है। इसके अलावा पूरा शरीफ ख़ानदान खामोश है, हत्ता कि समदी साहब जिनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है कि उनका आप देखें कि उनके लहजे में एक तेज़ी होनी चाहिए थी, उनका लहजा भी बड़ा ही महदूद है, उनका बयानिया भी बड़ा ही महदूद है। एक तरफ हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए लोगों का ये हाल है और दूसरी तरफ एक कैदी है। नाज़रीन ज़रा गौर फरमाइएगा, जो जेल की कोठड़ी में बदतरीन मजालिम का शिकार है, उसने इस मुश्किल घड़ी में साबित कर दिया है कि पूरी कौम क्यों उससे मोहब्बत करती है। इमरान खान ने भारत में अपने बयान में भारत मोदी और आरएसएस के नज़रिए को निचोड़ के रख दिया, पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए ख़तरा करार दिया हिंदुस्तान को, मोदी को, आरएसएस के नज़रिए को। और ये जानते हुए भी, ये ज़रा नाज़रीन, और ये जानते हुए कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में भारत के बहुत गहरे मरासम हैं और जेल के अंदर से भारत और मोदी के ख़िलाफ़ कोई भी बयान उनकी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है, बढ़ा सकता है, फिर भी इमरान खान ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और फिर इमरान खान का यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने मुल्क में इसी वजह से ब्लॉक भी कर दिया। और नाज़रीन ये भी ज़हन में रखे कि ये इमरान खान, जो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि इमरान खान कहाँ तक जाने के लिए तैयार थे कौमी यकजहती पैदा करने के लिए, कि वो कहते थे कि मैं वीडियो बयान तक देने के लिए तैयार हूँ जिसमें मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, जिस तरह चाहे आप इस्तेमाल करें, जिसमें सिर्फ कौमी यकजहती की बात होगी, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बात होगी, ये हिंदुस्तान का जो जंगी बुखार है इसके बारे में मैं बात करूँगा। ये यहाँ तक पेशकश की थी इमरान खान ने। एक विजनरी लीडर इमरान खान को किसी वजह से ही कहा जाता है और फिर उनका इमरान खान का मुकाबला बोनों से शुरू कर दिया जाता है। अच्छा नाज़रीन, पीटीआई के अंदर जो हालात हैं उसके वो मैं बहुत कम उस पर बात करता हूँ और करना भी नहीं चाहता, लेकिन एक बड़ी ख़बर ये है कि पीटीआई के एक लीडर के बारे में पीटीआई की क़यादत को और इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट दी गई थी कि वो पंजाब हुकूमत के जो बड़े ठेके हैं उनमें वो उनको बहुत बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है उन ठेकों में। तो ये बात जो है पीटीआई की क़यादत के लिए भी और इमरान खान के लिए भी ज़ाती तौर पे बहुत हैरत का बायस थी कि ये लीडर साहब क्या काम कर रहे हैं। तो फिर उनके ख़िलाफ़ इमरान खान ने एक शख्स की ड्यूटी लगाई है कि आप इस बात की तहकीक करके मुझे अगली मुलाकात में बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो फिर वो लीडर हमारी सफ़ों में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये वाज़े तौर पे विकेट के दोनों जानिब खेलने वाली बात है। अच्छा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ के बाद बिलावल भुट्टो ने भी स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देना और उनकी हमायत करना पाक फ़ौज और ISI की पॉलिसी रही है। अपने इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना यह था कि ख्वाजा आसिफ ने जो एतराफ़ किया है वो कोई राज की बात नहीं है, कोई पार नहीं। पाकिस्तान की दहशतगर्द नेटवर्क्स के साथ ताल्लुकात की एक तारीख़ मौजूद है और उन्होंने कहा मगर ये तारीख़ ही है और इस वक्त हुकूमत दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही है। यानी जब हम आए हैं तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही है, उसके ख़िलाफ़ जब माजी में दहशतगर्दों के साथ हमारे नेटवर्क्स हम मिले हुए थे, जब आपके
पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बारे में भी बिलावल साहब फरमा दें। जब आपके इत्तेहादियों की हुकूमतें थी पहले, उसके बारे में भी फरमा देते ना। आप बाकायदा साल बताते हैं, हुकूमतें बताते हैं कि अगर माजी में ये बात ठीक थी तो किस तारीख से ये बात गलत साबित हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब भी डिक्टेटर हुक्मरान बने, उनके अदवार में हुकूमत के जहादी या दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते रहे हैं। और नाज़रीन, अब तो यूँ लगता है इस बयान के बाद कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें अवामी सतह पर अपनी साख खो बैठी हैं, और ये साख खोने के बाद इस तरह के डेस्परेशन में वो बयानात देकर मुल्क से कोई या आवाम से कोई बदला लेना चाहते हैं। बिल्कुल यूँ लगता है। एक तरफ नाज़रीन सरहदों पर कशीदगी और दूसरी तरफ हुकूमती दावों के बरक्स इक्तसादी मैदान में एक के बाद एक पसपाई का सामना है। हुकूमत ज़र मुबादला के गिरे हुए ज़खायर को सहारा देने के लिए 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्ज हासिल करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि हुकूमत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से तकरीबन 7.5% शरह सूद पे 1 अरब डॉलर कर्ज हासिल कर रही है। इतनी बुलंद शरह सूद पर कर्ज़े लेकर हुकूमत की तरजीहात पर भी ज़रा गौर कर लें कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर तक पिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 7 अरब डॉलर गैर मुल्की बैंकों से कर्ज हासिल किया जाएगा। अंदाज़ा फरमाएं, मंसूबा देखें और जहाँ से फंड्स, जिस तरह से फंड्स इकट्ठे किए जाने हैं उस पर ज़रा गौर फरमाएं। बात हो रही थी नाज़रीन इक्तिसादी नाकामियों की, तो इस हवाले से खबर ये है कि FBR रवा माली साल के पहले 10 माह टैक्स अहदाफ हासिल करने में न सिर्फ नाकाम बल्कि बुरी तरह नाकाम रहा है, और टैक्स वसूलियों में 837 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इसकी वजह यह है कि मुल्क के बड़े कारोबारी शोबों में 750 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से स्मगल होने वाले पेट्रोल और डीजल की मिकदार सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है, जिससे मुल्क को 270 अरब रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। फार्मास्यूटिकल शोबे में भी 40% दवाएं जाली या गैर मयारी हैं, जिसके नतीजे में 60 से 65 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तंबाकू के शोबे में गैर कानूनी तिजारत का हिस्सा 65% है, जिससे 300 अरब रुपए तक का टैक्स चोरी होता है। इस बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करे कि आपके पीछे ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। नाज़रीन, सियासत और हुकूमत जिन लोगों के हाथ में दी गई है वो अपनी अहमकाना हरकतों और जाहिलाना बयानात से पुरस के हाथी बने हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ के बयान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा किया एक तरफ, तो दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान ने मुल्की स्टॉक मार्केट का पट्टा बिठा दिया। अता तारड़ साहब ने आधी रात के वक्त दिए गए हंगामी बयान कि जी भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है, इस बयान को अब 48 घंटे से भी ज़्यादा बीत गए। भारत ने हमला भी नहीं किया, मगर ये बयान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भयानक हमला साबित हुआ है। सरमायाकारों के गालिबन 427 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3545 पॉइंट्स की कमी वाक़ हो गई है। अता तारड़ साहब के इस गैर ज़रूरी बयान को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ब्लड बाथ करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, चलते चलते नईम ज़रार साहब के 2-4 बहुत खूबसूरत अशार सुन लें। लोग कहते हैं किसी ईद की ख्वाहिश की है, लोग कहते हैं किसी ईद की ख्वाहिश की है, हमने तो एक तेरी दीद की ख्वाहिश की है। हाकिम वक्त अंधेरों को बढ़ा देता है, हमने जब जब किसी खुर्शीद की ख्वाहिश की है। कोई दम आता है मक्तल से बुलावा हमको, हमने सरकार पे तनकीद की ख्वाहिश की है। जिसने चुप रह के गुजारा है शब ज़ुल्मत को, जिसने चुप रह के गुजारा है शब ज़ुल्मत को, उसने हर जुल्म की ताईद की ख्वाहिश की है, उसने हर जुल्म की ताईद की ख्वाहिश की है। हर ज़माने ने यज़ीदों को उजड़ते देखा, हर ज़माने ने यज़ीदों को उजड़ते देखा, अब भी तारीख़ ने तजदीद की ख्वाहिश की है, अब भी तारीख़ ने तजदीद की ख्वाहिश की है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।